स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, लास्ट क्लास में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ने सम के फॉर्मूलेस बना लिए थे, और डिफरेंस वाला मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी। क्या सिखाया था? ट्रिक। देखो वेरीफाई करते हैं उस ट्रिक को यहाँ पर, है ना। क्या लिखा था? मैंने सिखाया था अगर sin a प्लस b लिखा हुआ है तो मैंने कहा था प्लस का आंसर क्या आएगा? प्लस। ठीक है, और पेयर क्या होगा? साइन का कॉस के साथ, और प्लस का मतलब बीच में प्लस आएगा। फिर क्या लिखेंगे? रिवर्स करके cos a sin b। ये पेयर पेयर सिखाया था ना मैंने। अब माइनस वाला कैसे बोलता है? अब प्लस का प्लस तो माइनस का क्या आएगा? माइनस मिलाओ, सब कुछ सेम है कि नहीं है? तो ये फॉर्मूला याद नहीं करना होता है। फिर cos a माइनस में मैंने कहा था cos का cos के साथ चलेगा और sin का sin के साथ चलेगा। प्लस माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस। तो ये फॉर्मूला याद नहीं करना। इस तरीके से tan इमेजिन मैंने कहा था कि न्यूमरेटर में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। नीचे अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। तो ये सिंपल है। ठीक है, अब इसी से बनाएंगे अपन। एक क्वेश्चन मैंने पूछा sin 3a, तो हम इसको लिख सकते हैं sin 2a plus a, लिख सकते हैं ना। and 2a is not equal to, तो आई कैन से कि ये जो है हमारा ये b हो सकता है, एंड अगेन a प्लस b वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना बस। तो एक्सपैंड कर डालो, तो वही a प्लस बी वाला फॉर्मूला है। a लिख दो, फिर cos 2a लिख दो। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन आएगा आंसर भाई जो बोल रहे थे ये सब। लेकिन ये सही बोल रहे थे कि नहीं, ये पता नहीं, है ना। करके देखो क्या करोगे। अरे यार ये हो गया तुम्हारा फिर से। ये a और b आपको पता है, b इज इक्वल टू कितना है? 2a। हमने अभी दिखाया ना। तो पहले इसको ऐसे लिख दो, sin a cos प्लस cos a sin 2a, और sin 2a को हमने क्या 2 sin a cos a, यही तो होगा ना। 2 sin a cos a, और cos 2a को एक्सपैंड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और इन टर्म्स ऑफ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a और 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यही तो फॉर्मूले होते हैं, याद है? तो करके दिखाओ, ये कर लो या फिर होमवर्क ले लो, जो करना है करो। होमवर्क मैथ से थोड़ी सी इज्जत रखो। चलो फील तो हो जाने दो कि मैथ सही हो। चलिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये सब बेकार बकवास फॉर्मूले हैं। ए प्लस बी और प्लस कर दिया साइन ए माइनस बी। तो देखो ध्यान से, यही सर में लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस में है, फिर कॉस ए साइन बी और माइनस कॉस ए साइन बी कट जाएगा, तो 2 साइन ए कॉस बी आएगा कि नहीं आएगा? ये है लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है कि नहीं है? अरे प्लस वाला रह जाएगा, माइनस वाला कट जाएगा, यही तो। फिर यहाँ पर cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, अब ये कर लो। तो a माइनस बी है तो क्या होगा? cos a cos b प्लस sin a sin b माइनस, और उसके अंदर क्या लगा है भाई? cos a प्लस b, तो फिर से cos a cos b माइनस sin a sin b। तो आपको अच्छे से पता है माइनस बाहर लगा हुआ तो माइनस में हो जाएगा प्लस। ठीक है, लिख दे पूरा क्या? चलो इसको लिख देते हैं। ये हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b, फिर माइनस है ना, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, cos a cos b माइनस sin a। जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस, और cos a cos b कट जाएगा, आ जाएगा 2, बताओ 2 sin a sin b। तो इसको याद नहीं करना है, बस ये सब सिखा रहा हूँ ताकि एक ही फॉर्मूले से हम लोग को इजी वाला याद किया जाता है। तो इजी वाले कौन से? ये वाले। ये याद रहेंगे तो बाकी सारे ऑटोमेटिक बन जाएंगे, जहां बनाना होगा वहां बना लेंगे। ठीक है, दिमाग को हल्का रखो, ऐसे ही बहुत होता है। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इस वाले में क्या होगा? इस वाले में माइनस वाला रह जाएगा और प्लस वाला कट जाएगा। वही वाला केस हो गया जो ऊपर हो रहा था। साइन ए प्लस बी में क्या जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर माइनस साइन है तो फिर से साइन ए कॉस बी, फिर आ जाएगा माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। अब माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस प्लस जाएगा। करके देखो बेटा, मुंडी हिलाओगे तो कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर cos ये भी प्रूव करो, जैसे ये किया बस कुछ मत करो, इनकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, बाकी अब आपका होमवर्क है, आपको करना है इसको। चलिए cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी करेंगे, अगेन इनटू cos a cos b, ये भी कर सकते हो, घर पे जाकर लेना। ठीक है, प्लस करेंगे तो सिर्फ माइनस वाला टर्म ही जाता है। ठीक, माइनस करेंगे तो माइनस वाला टर्म बच जाता है। ये ट्रिक होती है। ट्रिक अगर याद करनी जो बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से। अगर प्लस करेंगे
ऐड करेंगे तो नेगेटिव टर्म विल बी एलिमिनेटेड। इतनी हिंदी आती नहीं, ठीक है। और if subtracted क्या हो जाएगा बताओ, पॉजिटिव टर्म विल बी, गलत लिखा क्या मैंने, कुछ सोच लो, रीड करो सेंटेंस में बताओ। मैंने कहा कि एडेड तो निगेटिव टर्म जो होगा हमारी फॉर्मूले में वो एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो अभी तो करके दिखाया ना भाई, यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो मैंने क्या इस वाले में पढ़ा, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो पॉजिटिव टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो फॉर्मूले में पॉजिटिव टर्म कौन सा था, cos a cos b, और इधर भी पॉजिटिव टर्म कौन सा था, cos a cos b। ये गायब हो गया और निगेटिव वाला टर्म रह गया। नेगेटिव क्या था, sin a sin b, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 sin a sin b आ गया। समझ में आया। और जब अगर ऐड कर रहे हो तो ऊपर वाले में, जब कहीं कहां किया था, हाँ ऊपर वाले में, ये देखो यहाँ ऐड कर रहे हैं तो sin a sin cos b रह गया, और कौन एलिमेंट हो गया बताओ, यहाँ पर निगेटिव टर्म, ये नेगेटिव कौन सा है, cos a sin b, ये एलिमिनेट हो गया, और बचा क्या पॉजिटिव टर्म sin a cos b sin a cos b, तो आ गया 2 sin a cos b। अगर ऐसे भी समझ में आ जाता है तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ये बेनिफिट है इसके साथ, लिख लो। अब वो वाला जो फॉर्मूला ही आप बनाएंगे, मैं आपकी बस इतनी हेल्प करूंगा कि इसी से ही आप वहां पहुंचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर एंगल ए को c प्लस डी बाई 2 मान लें और b को c माइनस डी बाई 2, तो बनाओ, ये फॉर्मूला बना के दिखाओ, हम चेक करेंगे ना। इनको लिखती उखती नहीं हो, लिखो, यहाँ दिख नहीं रहा, मक्खी की तरह लिखा है, लिखो लिखो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ ठीक है, वाइट पे भेज दो। यहाँ से देखो ये पढ़ते थोड़ा, इस हेडिंग को थोड़ा आप नोट्स हम देख लिए कितनी अच्छी बना रहे हो, तो भैया हेडिंग डाल देना, क्योंकि हेडिंग के बिना पता नहीं चलेगा, ठीक है क्या पढ़ रहे थे। साइन 3a पे आएंगे बाद में अभी, ठीक है। साइन 3a पे आना क्या है, अब हमको करके दिखाना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में क्या कर रहे हैं हम लोग, कन्वर्ट कर रहे हैं किसी और फॉर्म में। एक देखो यहाँ पर अगर पढ़ने का तरीका ये होता है कि सम के फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। देखो ना प्रोडक्ट के फॉर्म में आंसर आ रहा है, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब यहाँ पर हम इसको पढ़ चुके हैं, तो यहाँ देखिए अगर हम a प्लस बी को कोई c मान लें, ठीक है, और a माइनस बी को मीनाक्षी पढ़ते रहो, ध्यान से पूछते रहो, शांत रहने से कुछ नहीं आएगा। a प्लस बी को c मान लिया, a माइनस बी को d मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं ना, वी कैन टेक एनी वेरिएबल। तो अगर हम कह रहे हैं ऑन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वी गेट, अगर हम ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू c प्लस d बाई 2। मतलब अगर हम इनको ऐड करते, दोनों इक्वेशन हो गए ना, इनको अगर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, व्हेन वी विल ऐड, तो ऐसे होता है एडिशन में। देख पा रहा हूं, बहुत कुछ बताना पड़ेगा, मुझे लगा थोड़ा बच जाऊंगा, इतने इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग, लेकिन निकला कुछ और ही। देखो अब हम करके दिखाते हैं एडिंग सब्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है। जैसे दिया हुआ है a, क्या लिया था मैंने, a प्लस b को लिया था c, है ना, और क्या लिया था a माइनस b को क्या लिया मैंने, यही तो लिया था, राइट। तो अगर इनको ऐड करेंगे भैया, ऐड, ये देखो प्लस माइनस माइनस, और फिर यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, अरे प्लस 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 हो जाएगा ना, पता कितना है वो तो भगवान ही जाने। 2a plus 0 is equal to c plus d, a is equal to c plus d by 2, ये हो गया। अब इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो a plus b is equal to c, a minus b is equal to d, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा 0 plus 2b is equal to c minus d, b is equal to, तो रटने की जरूरत नहीं, ठीक है, अपन समझ सकते हैं इसको, बहुत सिंपल है। तो वही सेंटेंस फॉर्म में लिखा हुआ है कि अगर ऐड कर दे दोनों इक्वेशन को या और सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमें मिलेगा a is equal to c plus d by 2 और b is equal to c minus d by 2। और अगर हमें ये मिल गया तो फिर we can rewrite the whole formula in terms of sin c plus sin d, where c is representing, c क्या रिप्रेजेंट करता है a plus b को, तो जिस फॉर्मूले में a प्लस बी लिखा हुआ था वहां साइन c आ जाएगा, और जहां पर a माइनस बी लिखा हुआ था वहां क्या आ जाएगा d, यही से बनता है प्रीवियस फॉर्मूला, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, साइन c प्लस साइन d, यही तो बोलते हैं। तो यहाँ से 2 साइन, अब यहाँ पर देखो ये रटने की जरूरत नहीं है, ये याद है ना, ये तो निकालना आ गया था,
वो भी आ गया तुमको, देखो कैसे आया। ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा सी प्लस डी बाई टू, बी की जगह क्या आएगा सी माइनस डी। तो याद क्यों करना है यार, टू साइन ए कॉस बी याद है, जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, सी प्लस डी बाई। तो हमने कुछ किया नहीं और तुम लोग पढ़ ही ले रहे हो ढंग से। ये ऐसे बनता है, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आया शगुन? तो अब आगे से ये वाली लाइन, अगर कोई लाइन लिख लो मेरे नोट्स में तो उसको जरूर पढ़ा करो, ठीक है। और नोट्स में हाँ ये भी जान लो, बाद में भूल जाओगे, ये लिख लेना, ठीक, नहीं तो फिर बाद में फिर कहोगे कहाँ से आया। ये फॉर्मूले बाद में लिखना, इतना लिखने के बाद ये लिखो, उसके बाद फिर से पीछे कर देंगे, ठीक है, फिर बाद में भूल जाओगे कैसे आया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, अभी ये बनाया था cos ए माइनस, तो cos सी बन गया माइनस, क्या बोल दिया तुमने, हाँ कर दिया, ध्यान से पढ़ा करो। ए माइनस बी क्या है, डी, और हमने क्या बोला सी, पता चलता है कितना फोकस होकर पढ़ रहे हो। cos डी माइनस cos सी, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसमें माइनस साइन कहाँ से आता है, सब लोग कहते हैं माइनस कहाँ से आया, तो माइनस भाई साहब इसलिए आता है कि cos d माइनस cos c है, तो इसको रीअरेंज करना तो माइनस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तब ये cos c माइनस cos d बनेगा। जब नेगेटिव साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इक्वल टू को दोनों तरफ करेंगे ना, तो आंसर बन जाता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई। तो वहां माइनस साइन को लेकर के बड़ा सिद्धांत है, वो आता है यहाँ से, एक्चुअल जन्म यहाँ होता है उसका, ठीक है। तो ये बात याद रखना, कहाँ है वो, ये नीचे वाला, ये लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ लो इसको अच्छे से, बच गया, हो गया। नोट्स अच्छी बनाना, नोट्स अच्छी नहीं बनेगी तो पढ़ चुके फिर, सारा खेल नोट्स का ही है। डन, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रॉपर्टी होती है, देखो इन अ ट्रायंगल एबीसी, ये लास्ट प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री की, इन अ ट्रायंगल एबीसी ऑफ साइड, साइड की लेंथ कितनी है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो बना लो एक ट्रायंगल बना लो फटाफट, उसके वर्टिसेस क्या हो गए, कैपिटल ए बी सी, ठीक है, साइड इन ए बी सी, द फॉलोइंग फॉर्मूला होल्ड गुड। यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा, देखो यहाँ पर जो एंगल है, अगर यहाँ पर वर्टिसेस का एंगल क्या हो गया, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ ए अपॉन साइन इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, इनको याद कर लीजिए, लिखिए इसको, ठीक है। तो साइड अपॉन जो आपका वर्टेक्स का एंगल है, साइन ऑफ एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, देखो ए स्क्वायर क्या है, साइड का स्क्वायर, राइट, साइड की लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये क्या है, cos ऑफ एंगल ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स, ये कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल रिप्रेजेंट करता है वर्टेक्स के एंगल को, ठीक है, याद रखो इसको, ठीक है। आगे देखिए बी स्क्वायर अगेन, तो ये तीनों साइड के स्क्वायर करके मतलब उसका फॉर्मूला बनाया गया है, अगर असली फॉर्मूला ऐसा होता है, a इज इक्वल टू, ए की साइड लेंथ निकालनी है, विल बी इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a, ये होता है, ठीक है। अब इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है तो इस तरीके से दिख रहा है, अगर हम b लिखेंगे तो b आ जाएगा, c लिखेंगे c आ जाएगा, समझ में आ रहा है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, ये कौन सा फॉर्मूला है भैया, आपको अच्छे से पता है, हेरोज फॉर्मूला, अरे हेरोज फॉर्मूला नहीं है, अरे ये तो पढ़ा ही होगा, चलो ठीक है, देखो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस, एस क्या होता है, अरे ये गड़बड़ा गया है, पेरीमीटर अपॉन, ये लिखा होगा a प्लस बी प्लस सी इज पेरीमीटर, पेरीमीटर अपॉन n। चल भाई आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट,
अब अपन पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथम। रुको जरा इसको ठीक करें कि ऑनलाइन बच्चे को दिक्कत हो रही है तो मुझे भी दिक्कत हो रही है। ये क्या कर रही है? अब जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत मजेदार चीज है, क्योंकि लॉगरिथम अगर ठीक है तो केमिस्ट्री में बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है, अब तो सब दिख रहा है। चलिए, तो देखिए अपन पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथम। अब नीचे जो भी कहानी लिखी हुई है वो सब मैं खुद लिख के पढ़ाता हूँ, ये सब ठीक है। अब देखो ध्यान से, ऐसी सी बात है, एक्सपोनेंशियल जानते हो टर्म क्या होता है? कब हम किसी भी टर्म को एक्सपोनेंशियल कहते हैं या किसी भी आपके फॉर्म को एक्सपोनेंशियल कहते हैं, बताओ। तुम्हें तो बताया है, बताओ। हाँ, जैसे e टू द पावर x इज इक्वल टू क्या है? अगर कोई नेचुरल नंबर n है तो ये क्या है? e टू द पावर x क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है? जहां पर पावर इसको इंडेक्स भी कहते हैं और e क्या हो जाएगा? a विल बी कॉल्ड एज बेस। क्या कहते हैं इसको? बेस। तो जब भी लॉगरिथम लगता है तो हमेशा इस फॉर्म को के ऊपर ही लगता है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे ही लगता है। और दूसरी बात, इसी फॉर्म को बाद में एंटी लॉग फॉर्म भी कहेंगे। जैसे एंटी लॉग क्या होता है? लॉग की कोई वैल्यू होती है, उसी पे हम उसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉगरिथम, उसे कहते हैं एंटी लॉग। एंटी मतलब क्या? उल्टा, है ना? लॉगरिथम दिया था तो लॉग लगाएंगे। तो अगर हम इस पे अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए, तो लॉग लगेगा तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें? बेस। तो बेस क्या हो जाएगा बताओ? a। और क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी? वेरिएबल। एंड इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? जब इंडेक्स p या फिर ये देखो आपने लगा दिया लॉग, इतना ही करना होता है। ठीक है, तो a टू द पावर x इज इक्वल टू n पे अगर लॉग लगेगा तो लॉग का बेस क्या बनेगा? इंडेक्स का बेस यानी पावर का बेस। और वेरिएबल जो वैल्यू है वही बन जाएगा आपका लॉगरिथम का वेरिएबल। ये एक फंक्शन है ना, लॉगरिथम फंक्शन का वेरिएबल क्या होगा? ये n। और इसकी वैल्यू किस होगी? जो पावर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये बदलेगा तो ये भी बदलेगा, है ना? तो ये कैसे बदलेगा? ऑब्वियसली सर ये तो सब कुछ रिलेटेड है एक दूसरे से। यार ये बताओ ना, अगर मैंने बोल दिया ऐसे 2 का स्क्वायर लिखा है तो आपको पता ये 4 ही आएगा ना, है ना? फिर मैंने कहा 2 को कर दो 3, तो 2 का क्यूब करूंगा तो क्या आ जाएगा? तब लॉग में देखो, मैंने कहा लॉग बेस 2 और यहाँ n कितना लिखा हुआ है? यहाँ लिख दिया मैंने 4, तो आंसर क्या आएगा? 2। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अरे यार 2 का स्क्वायर था तो इंडेक्स ही तो उठा के रखना है ना। फिर मैंने कहा कि n बदल दो, तो n इज वेरिएबल है कि नहीं है? क्योंकि वेरिएबल ही तो बदलता है और उससे पूरे फंक्शन की वैल्यू बदल जाती है। यही तो सिखाया था ना कि वेरिएबल वो जिस पर डिपेंडेंट होता है पूरा का पूरा फंक्शन, और जब वेरिएबल बदलता है तो फंक्शन की वैल्यू बदल जाती है, जो कि हो रहा है। तो अब यहाँ मैंने कर दिया 8 कर दिया तो आंसर क्या है? सही है? सही है ना? अब मैं इसको कर रहा हूँ, तुम बताओगे। चलो आसान पूछते हैं, बताओ क्या होगा। सोचो, बहुत सिंपल है। 4 ऑब्वियसली नहीं था। 2 की पावर क्या? देखो 2 की पावर 4 करेंगे क्या आ जाएगा? तुमने बताया है, तुम धीमे से बोल रहे थे, देखो वहां कान होते हैं, लेकिन हम क्यों, जब तक मैं जुबान से नहीं बोला हम क्यों मान लें? ठीक है, तो क्या हो गया? 4। ठीक, नेक्स्ट क्या करें? अब तो कर ही लोगे, ये तो सब कर लेंगे, कर लेंगे ना ये तो। तुम बताओ। हाँ, अनायता बता रही है। ये बता रही है। ये है भैया। हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। 5 बहुत सिंपल है, नहीं आ रहा तुम्हें? बस समझ नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है ना? अब बताते हैं कैसे। कुछ करा ही नहीं इसने, सिंपल है। 2 की पावर क्या मैंने बोला? x ना, इज इक्वल टू बेस, मैंने कहा बेस पकड़ लेना। x क्या हो गया? पावर इज इक्वल टू कोई, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? अगर n बदलूंगा तो x बदलेगा, या फिर मैं x बदलूंगा तो n बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्योंकि यार मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स में एक सिंपल बात होती है कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए। अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो आंसर गलत माना जाएगा, राइट? तो मैंने पहला एग्जांपल दिया, मैंने कहा 2 की पावर
2 इज इक्वल टू क्या होता है 4, n इज नेचुरल नंबर ना, तो 4 इज नेचुरल नंबर, राइट। तो मैंने इस पे लगा दिया लॉग, तो मैंने लॉग लगाया, तो मैंने कैसे लिखना सिखाया था कि बेस हमेशा लॉगरिथम का बेस बनता है। ए क्या है यहाँ पर 2 है ना भैया। फिर मैंने कहा था कि n जो है वो वेरिएबल, n कितना है 4, आंसर कितना आया 2, ठीक है ना बॉस। ठीक, अब देखो अब से तो गेम ऐसा है, ये देखो ना बेस अभी 16 चाहिए, तो बेस पे कितनी पावर करेंगे कि आपका 16 आ जाएगा, तो 4 टाइम्स करेंगे 16 आ गया। अब फिर अपन 5 टाइम्स करेंगे तो 32 आ जाएगा। अब अगर इसके बाद अपन कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 6 एंड सो ऑन, राइट। क्लियर है कि नहीं है। तो अपन क्या ढूंढते हैं, अपन बेस और फिर पावर ढूंढेंगे, कितने टाइम्स करेंगे n मिल जाए, अगर ऐसा हो रहा है तो तक रिलेटेबल है, ठीक है ना, आसान है ना। यही है लॉगरिथम, कुछ पता नहीं क्या है इसमें इतना। तो एक होता है नेचुरल लॉगरिथम, एक होता है, ये मिटा दिया मैंने, चलो इतने एग्जांपल का लिख डालो पहले फटाफट, इसको पीछे कर रहे हैं, इसको प्रॉपर लिखना, इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, जो बताया वैसे ही कुछ होगा। लॉगरिथम ऑफ ए नंबर with respect to a given base is the power to which the base must be raised to represent the number। मतलब कह रहे हैं बेस को उतने टाइम रेज करना, वर्ड का मतलब वही है कितने टाइम्स बेस को आप मल्टीप्लाई करते हो टू गेट द डिजायर्ड नंबर दैट इज n। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसा कि एग्जांपल मैंने दिया था कि 2 की पावर x होगा इज इक्वल टू n, तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने टाइम्स हम लोग 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखिए इसको इस तरीके से, तो अगर a टू द पावर x इज इक्वल टू कितना है, कोई नेचुरल नंबर n है, देन ऑन अप्लाइंग अ लॉगरिथम इट विल बी log बेस n इज इक्वल टू x, ठीक है। लिखो इसको, और x क्या है, x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ n, ठीक है। लिख डालो, नोट्स अच्छी बनाओ, ठीक है। तो दो ही होते हैं, एक होता है आपका कॉमन लॉगरिथम, एक होता है नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। आपको पता होना चाहिए दो टाइप के लॉगरिथम होते हैं, एक होता है कॉमन, एक होता है नेचुरल। कॉमन होता है जिसमें बेस 10 होता है, और नेचुरल जिसमें बेस e होता है, दैट इज एक्सपोनेंशियल, है ना। तो दो ही होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो क्या हो गया, तो देखो यहाँ x क्या है, इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ n, ठीक है। और बेस कितना था a, ये हो गई बात। यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट है, देयर आर टू सिस्टम ऑफ लॉगरिथम। पहला सिस्टम क्या होता है जिसमें बेस क्या हो 10, और उसको कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, ठीक। और दूसरा क्या है, आप इसको अलग अलग लाइन में लिखना, ठीक है, जहां पर आपका बेस क्या होगा e, और इसको कहेंगे नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। इसी दो फॉर्म में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। और इनके बीच में इंटर कन्वर्टिबल भी होता है नेचर, तो इनके बीच में एक फॉर्मूला आता है जिसको कन्वर्जन फैक्टर कहते हैं। तो अगर हमें कभी भी, इसको कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला, ये कभी पढ़ाऊंगा आगे चलकर, बेस चेंज फॉर्मूला ये, ठीक है। बेस चेंज फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, तो आपको पता चलेगा उसमें कि हम लोग कभी भी बेस 10 को कन्वर्ट कर सकते हैं बेस ई में, और बेस ई को कन्वर्ट कर सकते हैं बेस 10 में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के हिसाब से हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर दिया हुआ है log बेस ई एक्स, यानी कि नेचुरल लॉगरिथम में सिस्टम में आपका दिया हुआ है, लेकिन आपको जो आंसर पता है वो बेस 10 में पता है, तो हम क्या करेंगे 2.302 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड हमें जो भी वैल्यू पता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट द वैल्यू ऑफ log बेस 10 इन टर्म्स ऑफ log बेस ई एक्स। समझ में आ रहा है। तो सुनो ध्यान से, सिंपल है। तो मान लो कि यहाँ पर हमने log बेस, जैसे मान लो कि log बेस 10x की वैल्यू में क्वेश्चन में दे दी मैंने a, ठीक है। अब मैंने तुमसे कह दिया फाइंड log बेस ex, मैंने तुमसे कह दिया log बेस ex निकालो। अब तुम कहोगे तुम्हें तो इसकी वैल्यू पता है, ठीक है ना, तुम्हें कॉमन लॉगरिथम की वैल्यू पता है, तुमसे पूछा मैंने नेचुरल लॉगरिथम में, राइट। तो अब क्या करेंगे, इस a में मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 2.302 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो वैल्यू है यही रिप्रेजेंट करेगी log बेस x को। समझ में आ रहा है। इसी कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर। वो कन्वर्जन फैक्टर कितना होता है 2.302। समझ में आ रहा है, ये हो गया। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जिसमें कन्वर्जन ऑफ ये हमने आपको बता दिया है। अब इसमें दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर वेरिएबल में जो दो वैल्यूज हैं वो दो एक प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, m into n के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा।
तो इसका एक्सपेंशन बहुत सिंपल है, log बेस ए m करोगे प्लस log बेस ए, दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे और फिर बाद में उनको वैल्यू को ऐड कर दोगे, यू विल गेट द फॉर्मूला। ठीक है, अनाइता इसको नोट्स करना है आपको अच्छे से। ठीक है, log बेस ए m अपॉन n अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे मान लो 2/3, ठीक है, क्या दिया हुआ 2/3, सो व्हाट वी विल डू, हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे और बाद में दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो log बेस ए m माइनस log बेस ए, इसको कहते हैं कोसेंट फॉर्मूला, ऊपर वाले कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला। ठीक है, आगे log बेस ए m, अब जो वेरिएबल है, मैंने n को बोला है ना वेरिएबल, अब मैं बार बार बोल रहा हूँ तो ये पता होना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैंने सिखाया था कि a to the power x is equal to n है, तो n will become my variable when I will apply logarithm, जब मैं logarithm अप्लाई करूंगा तो n बन जाएगा मेरा वेरिएबल। तो उस केस में जब भी मैं बोलूं वेरिएबल की पावर कुछ होगी, तो यानी आपको पता होना चाहिए कि log बेस ए m लिखा होगा तो m की पावर कुछ हो रही होगी। तो जब भी ऐसा होता है तो ये पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है किससे, पूरी वैल्यू से, तो n log बेस ए m बन जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पावर फॉर्मूला कहते हैं इसको। ठीक, अब जिस फॉर्मूले की मदद से हमने ये फाइंड आउट किया था उस फॉर्मूले की बारी, दैट इज बेस चेंज फॉर्मूला। मान लो आपके पास बेस ए के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल मैंने दे दिया बेस बी के फॉर्म में, मैंने क्या बोला, बेस बी के फॉर्म में कोई वैल्यू दे दी और आपसे मैं पूछ रहा हूँ बेस ए के फॉर्म में बताओ, तो उसके लिए क्या करोगे, देखिए ध्यान से, पहले जो आपको जिस फॉर्म में चाहिए उसमें लिख लो, दैट इज log बेस बी m आपने लिख दिया। ठीक है, उस आओ बेटो, फिर log बेस ए रखोगे, मतलब पुराना वाला बेस रखोगे और जो नया बेस आपने लाया उसको एज ए वेरिएबल ट्रीट करोगे, तो कहेंगे log बेस ई, पढ़ने का तरीका log बेस ए बी, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे विद आवर न्यू बेस जो आपका फॉर्म था। न्यू बेस में क्या था, बेस देखो बी आ गया, राइट, आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वही रिप्रेजेंट करेगी log बेस ए एम को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही करना है। ठीक है, इसे कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। तो एंटी लॉगरिथम क्या है, यहीं पे लिखा हुआ है जानबूझ करके, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए। एंटी लॉगरिथम इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द लॉगरिथम, दैट इज नंबर ऑफ whose logarithm is x is called एंटी लॉगरिथम ऑफ x। समझ में आ रहा है, देखो कहने का मतलब क्या है, देखो log n x का, ये x क्या है आपको पता है, ये इंडेक्स है यानी कि पावर है, पावर है ना, उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, n क्या है, n इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ x, तो n ही तो आएगा आंसर। देखो ना, जब आप इसका एंटी लॉगरिथम करोगे 8 की पावर x इज इक्वल टू n आएगा, तो ये n ही तो हुआ एंटी लॉगरिथम ऑफ x। फिर से सुन लो ध्यान से, बात मत कहना नहीं आया, देखो x क्या था, लॉगरिथम ऑफ n, यही तो बोलूंगा ना मैं, अरे भाई ये लिख देते हैं, ये देखो log बेस ए, तो मैं जब भी पढ़ूंगा तो मैं कहूंगा log ऑफ n निकाल रहा हूं ना मैं, log ऑफ n क्या था, x, तो एंटी लॉगरिथम करूंगा तो मतलब इसका रिवर्स प्रोसेस, तो एंटी लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, n ही तो बचेगा, बाकी सब उधर चले जाएंगे, तो नया फॉर्म हो जाएगा 8 पावर x इज इक्वल टू, तो n इज एंटी लॉगरिथम ऑफ x, हुआ कि नहीं हुआ, आया कि नहीं आया समझ में, बाद में केमिस्ट्री में देख लेना। ठीक है, ओके, आगे बढ़े, लिख लिया इसको, लिख दो, लिखो फटाफट, चलिए भैया आगे बढ़ रहे, अब पढ़ेंगे अपन ग्राफ। ठीक है, ये तो कहानी पढ़ लेना घर पे, अब हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, क्योंकि फिजिक्स में कई न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली ग्राफ बेसिस पे सॉल्व हो जाते हैं, उस पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, सिर्फ इंट्रोडक्शन लेवल पढ़ेंगे, फिर आपको छोड़ देंगे आज। तो पहला ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन, आपको पता है, आपने पहले ही पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन के बारे में, है ना। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब बनता है, पहली बार कहाँ पढ़ा था, मैं बता देता हूँ आपको, क्लास कौन सी थी, कभी लीनियर इक्वेशन नाम सुना, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, वन वेरिएबल, कुछ पढ़ा, वन वेरिएबल होता है टू। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कहाँ 9th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं आता तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ी ही होगी ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी हम लोग ने, तो उसमें सबसे पहले बनाया था, जब पहला इक्वेशन आपके दिमाग जहर में जो आता है वो क्या आता है, देखो आप कहोगे सर y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ऐसा ही तो, या फिर x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, या फिर x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही तो कुछ इक्वेशन होता है, इससे कम तो कुछ आता नहीं है। और एक बॉक्स बनाया जाता था, उसमें कहते थे y इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है, तो एक बॉक्स ऐसे बनवाते थे सर लोग, है ना, ऊपर अपन x लिखते थे, x इज कॉल्ड वेरिएबल, और वहां पे ये नहीं बताते थे क्यों x ही लिखते हैं, लेकिन बस बता देते थे कि कर लो ऐसे।
पहले 0 पुट करो 1 पुट करो, ऐसे कर करके ग्राफ ये बनाते थे तो स्ट्रेट लाइन बनती थी, राइट। तो अब उसको जनरलाइज किया जाएगा, है ना। कोई एक ऐसा जनरल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड y इक्वल टू mx प्लस c, जहां m क्या रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर m को डिफाइन किया गया एज स्लोप। स्लोप इंग्लिश का वर्ड है, इसका हिंदी मतलब क्या, ढाल। देखो ऊपर कुछ रखोगे लुढ़क के नीचे आ जाएगा, है ना। ढलान होती है ना, आपके रोड में भी आप चलते हो, हिली एरिया में जाते होगे, अरे यहीं आते होगे पुल, पुल चढ़ते हो तो एक होता है ना स्लोप होता है। तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप बड़ा ही सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन लेकर के आता है। काम की बात क्या है यहाँ पर देखिए, तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक एंगल थीटा सब्टेंड कर रही है, क्या एक एंगल थीटा सब्टेंड कर रही है, इस केस में अगर ये लाइन पास करती है हमारे ओरिजिन से, कहां से, ओरिजिन से, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y will be equal to m into x। यहाँ पर c क्या रिप्रेजेंट करता है, c रिप्रेजेंट करता है शिफ्टिंग ऑफ द लाइन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मैं जो बोल रहा हूँ बड़े धीमे धीमे बोल रहा हूँ, आराम से कह रहे हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना ये रेखा ऊपर या नीचे शिफ्ट होती है। जब इक्वेशन कैसा होगा, y is equal to में होगा, हमेशा ये लाइन जो शिफ्ट होगी वो हमेशा y एक्सिस को कट करेगी। समझ में आ रहा है, जब भी इक्वेशन y is equal to कुछ भी होगा, y is equal to 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो मैंने क्या बोला कि 2x plus 4 लिखा हुआ है, तो 4 क्या है, c को रिप्रेजेंट करता है, 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 2 क्या है, स्लोप, स्लोप मतलब इसकी बात हो रही है ना। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, तो अगर हमारा 4, अब जैसे एग्जांपल दिया मैंने, वही एग्जांपल लिख देता हूं, y is equal to 2x plus 4। अब मुझे इस 4 को सिर्फ देख करके सीखना है कि मैं इस 4 को देख करके बता सकता हूं कि y एक्सिस को कहां पर कट करेगा। ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये पहली बात तो मुझे जनरल फॉर्म पता है, y इक्वल टू mx प्लस c, तो मेरे को ये पता है कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, पहली चीज पता है हमें। दूसरी चीज मैं बस ये कह रहा हूं कि डायरेक्टली तुमसे पूछ दिया अगर मैंने कि बताओ y इक्वल टू 2x प्लस 4, बताओ पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगा या नेगेटिव y कट करेगा, तो ये तुम कैसे बताओगे, ये सिखा, और कितने यूनिट पर ये कट करेगा, या फिर मैं पूछ दूंगा किस पॉइंट पे कट करेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ इसको देख करके आ जाएगी, ठीक है। कैसे आएगी देखो, तो ये c है वो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, शिफ्टिंग, यानी कि कितना शिफ्ट होगा। और कभी भी अगर शिफ्टिंग बोलेंगे बच्चे तो ओरिजिन से ऊपर या ओरिजिन से नीचे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है, तो आता है तुम लोग को। तो शिफ्टिंग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है ना जान कुछ करके कि शिफ्टिंग की दूरी होगी वो c के बराबर, है ना। तो इसका मतलब क्लियर है कि अगर ये c की वैल्यू 4 है तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट होगा वहां पर y की वैल्यू तो 4 होगी, ये तो क्लियर है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि कोई भी पॉइंट या फिर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है तो वहां पर y 0 होता है, और कोई भी बिंदु अगर हमारा y एक्सिस पर लाई करता है वहां पर x 0 होता है, ये तो क्लियर पता है ना भाई। ओके, तो इसका मतलब है यहाँ जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो 0,4 बनेगा या नहीं बनेगा। अरे भाई ये रिप्रेजेंट करता है y कोऑर्डिनेट को, ओरिजिन से जो दूरी होती है y की वो रिप्रेजेंट करती है y की वैल्यू को, और अगर वो c है तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,4, x क्या हो जाएगा 0 और y हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सिर्फ इतना देख करके बता सकते हो कि दिस लाइन विल इंटरसेक्ट y एक्सिस एट 0,4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब अगर यहीं पर लिख देंगे y is equal to 2x - 4, अब सीधे आंसर बोल दोगे, so this line will intersect y axis at 0,-4, and ये ग्राफ इसी के पैरेलल बनेगा, but it will pass from, समझ में आ रहा है, and this is your -c कह लो या फिर 0, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसे कहते हैं शिफ्टिंग। ओके, तो c रिप्रेजेंट करता है शिफ्टिंग को, m क्या है, स्लोप। अब स्लोप पे आ जाते हैं, तो स्लोप के दो रिलेशन होते हैं, अरे यहाँ पर है तो यार ये देखो, देखिए ठीक है। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि आप यहाँ पर स्लोप को चेंज करके भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो मैंने बात बोली थी y एक्सिस को ही कट करेगा, c y एक्सिस को ही, जहां इंटरसेक्शन पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करेगा, ये बात प्रूव करूंगा। उसके बाद मैं एक नया होमवर्क दूंगा आपको, जहां मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू, अगर मैंने my प्लस c बोल दिया, अब मैं फिर से पूछूंगा कि ये c क्या रिप्रेजेंट करता है, ये c क्या रिप्रेजेंट करता है, ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। ये आप कर सकते हो, आप m की कोई वैल्यू ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है, और आप c की कोई वैल्यू ले लो और उसका ग्राफ बनाओ। तो देखो ग्राफ कैसा बनता है, मैं यहाँ डायरेक्टली बता सकता हूँ, लेकिन आप जाओगे करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और वो भी हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा। अब वो बता दूंगा तो मतलब क्या है, होमवर्क बोलोगे बता ही दो क्या मतलब, ठीक है, करके आना।
सी पता चलेगा क्या है। मीनाक्षी तुम जरूर करके आओगे। ये समझ में आ गया। देखो इसी का एग्जांपल नीचे है। अब मुझे बताना है आपको स्लोप के बारे में। तो बेटा स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। मतलब y की वैल्यू में जो बदलाव आएगा बटे x की वैल्यू में जो बदलाव आएगा। तो फॉर्मूला अगर किसी दो पॉइंट के बीच में कहेंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। अगर हमें ये लाइन x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है वो पता है तो इसी m का फॉर्मूला होता है tan ऑफ थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये दोनों से हम निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है। अब स्लोप नेगेटिव कब होता है, एक और बात बता देते हैं। अगर आपका जो थीटा बन रहा है, अगर आपका जो थीटा बन रहा है वो क्या है, अगर वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है पता है? कोई भी कोण 90 से छोटा होता है उसको एक्यूट कहते हैं, 90 से ज्यादा बनेगा तो ऑब्ट्यूज। ठीक है। तो यानी कि थीटा जब भी लेस देन 90 होगा तो एक्यूट होगा और स्लोप विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। मतलब m की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो लाइन हमेशा कैसे इंटरसेक्ट करेगी, हमेशा पॉजिटिव x और y की तरफ भागेगी। ये सब ट्रिक बता रहा हूँ, फटाफट कैसे ग्राफ को देख करके पता कर सकते हैं बिना कोई पेन चलाए। ठीक है। कि अगर हम जानते हैं 90 तो ये वाली रेखा है ना, और हमेशा एंगल कहां से बनता है, x एक्सिस से बनता है। तो बच्चे अगर मैं कह रहा हूं कि 90 से कम होना चाहिए, 90 से कुछ भी कम होगा, सबसे करीबी रेखा भी तो ऐसे जाएगी ना। मैंने क्या बोला, मैंने कहा प्लस x और प्लस y की तरफ भागेगी। जा रही कि नहीं जा रही। कभी भी आपकी कोई भी कंसेप्ट वीक नहीं होंगे। अब थीटा 90 से ज्यादा हो गया, 90 से ज्यादा हो गया तो लाइन कभी भी आप इधर जा सकती है क्या, हमेशा इस तरफ जाएगी। राइट, जाएगी नहीं जाएगी। तो यही हो गया आपका डिफरेंस। देखो यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, देखिए ये आपका ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज जिसको नहीं पता है आप इसे लिख लो, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ स्लोप हमेशा बिना पेन चलाए बिना कुछ सॉल्व किए m नेगेटिव ही होगा। ठीक है। तो क्योंकि एक और तरीका है, अभी पढ़ाया मैंने ASTC। मीनाक्षी बताओ जरा मुझे, टैन का इलाका कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है, 180 से 182। तो ये क्या जो एंगल है 90 से ज्यादा होगा, क्या ये कभी भी टैन का इलाका हो सकता है? नहीं, टैन विल बी ऑलवेज नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको पता है क्यों टैन नेगेटिव हो रहा है। ठीक। और जब टैन नेगेटिव हो जाएगा तो m इक्वल टैन थीटा, जब यही नेगेटिव है तो m भी नेगेटिव हो ही जाएगा। तो स्लोप इज नेगेटिव, और जब स्लोप नेगेटिव होगा तो इट विल इंटरसेक्ट y। अगेन अभी c की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने बोला कि बस इसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। c अभी भी वही सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कि कहां पर इंटरसेक्ट करता है आपके y एक्सिस को। ठीक है। वो प्लस है तो ये क्लियर है कि प्लस c का मतलब है कि वो पॉजिटिव y एक्सिस की बात हो रही है जहां पर वो इंटरसेक्शन होगा। ठीक है। इन सब चीजों से मतलब माइनस में आने से एक चीज नहीं बदली, दैट इज शिफ्टिंग कहां हो रही है। तो अगर मैंने लिख दिया -2x -2, तो मुझे बताओ कि y -2x -2 लिखा हुआ है तो वो शिफ्टिंग कितनी होगी और किधर होगी, प्लस y पे होगी या माइनस y, है ना। सुनने में प्रवचन लगता है, करने में प्रवचन नहीं लगता है। अभी मैंने बोला सब हाँ हाँ आ रहा है आ रहा है, पेन चलाओगे तब आएगा। तो उसका तरीका ये है कि मैंने बोला तो उसको लिखो y -2x माइनस, और अभी मैंने एक ज्ञान दिया कि शिफ्टिंग को फर्क नहीं पड़ता है स्लोप के नेचर से। स्लोप के नेचर से सिर्फ ओरिएंटेशन बदलता है कि अगर हम प्लस एक्स प्लस वाई की तरफ भाग रहे हैं तो m अगर निगेटिव हो गया तो वो -x और प्लस वाई की तरफ भागेगा। तो जब भी अगर रफ डायग्राम बनाएंगे तो हमेशा इस तरफ बनाएंगे। बट शिफ्टिंग तो रिप्रेजेंट करता है कि ओरिजिन से कितनी दूरी पर गया। तो ओरिजिन से वो अगर ये प्लस होता तो ऊपर जाता, माइनस है तो नीचे होगा ना। तो इसका मतलब है अगर मुझे डायग्राम बनाना था, रफ डायग्राम बनाना है अगर मुझे, तो आई कैन रीड्रॉ इट एज, यहाँ कुछ ये देखो ये रिप्रेजेंट करेगा -c को और ये -y पे इंटरसेक्ट करेगा। और इसका जो एंगल बन रहा है, ये एंगल अभी भी देखो थीटा ग्रेटर देन 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, समझ में आया तुमको। तो इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन बना दी। अगर मैंने इस लाइन को मान लिया कि लिखा हुआ y इक्वल टू, ये इस लाइन का इक्वेशन मैं मान लेता हूँ, कुछ भी मैं मान लेता हूँ y इक्वल टू -2x प्लस 2, तो क्या होगा, इसी के पैरेलल एक लाइन बनेगी लेकिन वो इंटरसेक्ट कहाँ करेगी, -y पर करेगी और फिर वो -x के करते हुए निकल जाएगी।
बट इट विल बी ऑलवेज पैरेलल टू द जो आपका प्लस वाई वाली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक स्ट्रेट लाइन का पूरा इंट्रोडक्शन था। ग्राफ में बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालना सीखिए, क्योंकि बिना उसके फिजिक्स में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अब अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग ने क्या क्या सीखा है भाई? ट्रिग्नोमेट्री का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला सीखा, लॉगरिथम सीखा और ग्राफ में स्ट्रेट लाइन के ग्राफ सीखा। ठीक है, ओके, थैंक यू।